नमस्कार दोस्तों, मैं एम के ठाकुर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, दैट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ आज की डेट में हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़ की समस्या है ना? और ये कुछ सालों में इतना ज़्यादा फैल चुका है, ज़्यादा लोगों को अपने चपेट में ले चुका है, जिसके कारणवश आज इंडिया को डायबिटिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कुछ आंकड़ों पे अगर ध्यान दें, ग्लोबली अगर बात करें तो सन 2000 में करीबन 15 करोड़ केसेस थे डायबिटीज़ के, और 2010 में करीबन 28 करोड़ 50 लाख लोग डायबिटीज़ के चपेट में आ चुके थे। और 2019 यानी कि पिछले साल ये आंकड़ा बढ़ के 46 करोड़ 30 लाख तक ग्लोबली पहुंच चुका था, है ना। तो हम देखें कि लगभग हर 10 साल में ये लगभग डबल हो जाता है, और हर 7 सेकंड में किसी न किसी डायबिटिक पेशेंट की मृत्यु हो जाती है ग्लोबली। इंडिया की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये डायबिटिक कैपिटल पूरी दुनिया का है, और करीबन 8 करोड़ डायबिटिक पेशेंट इंडिया में है अभी, और लगभग 11 लाख लोग हर साल इसके वजह से मरते हैं, यानी कि इनकी मौत होती है ना। अब हम देखते हैं कि कुछ डायबिटीज़ के टाइप्स भी होते हैं, लाइक टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 और गेस्टेस्टिनल डायबिटीज़ जिसे कहते हैं ना। हम पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज़ है क्या, क्यों होता है। एक सिंपल सी अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो दैट इज ब्लड शुगर, उसको डायबिटीज़ कह सकते हैं। और निरंतर लंबे समय तक ये अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर मौजूद रहे तो इससे बहुत सारे शरीर के अंगों को ये प्रभावित करता है और उसे डैमेज करता है, राइट। तो ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ब्लड सेल में क्यों शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, राइट। और उस ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हमारा जो पेंक्रियाज है या बीटा सेल उसको प्रोड्यूस करता है ना। इंसुलिन का काम है कि वो शुगर के या ग्लूकोज को हमारे सेल में या माइटोकॉन्ड्रिया में उसको इंटर कराने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो होता क्या है कि जब भी कभी हमारा जो पेंक्रियाज है वो एनफ मात्रा में अगर इंसुलिन प्रोड्यूस न कर पाए, या फिर हमारा बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगे, हमारे सेल्स अगर इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगे, तो दोनों ही केसेस में क्या होता है कि हमारे ब्लड में वो शुगर जो है वो लंबे समय तक मौजूद रह जाता है, जिसके वजह से जब हम बायोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो हमारे ब्लड में इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है ना। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इससे होने वाली जो बीमारियां हैं वो काफ़ी घातक होती है। और शुगर ऐसा बीमारी है जो काफ़ी लंबे समय तक किसी व्यक्ति के शरीर में रहता है, और ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है एक स्टेज के बाद, जिससे बिना आप दवाइयों के कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। फिर धीरे धीरे इसकी टेंडेंसी और बढ़ती जाती है, फिर ये इंसुलिन में चला जाता है। तो नाउ पहले हम बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में बात करेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है टाइप 2 पे है, फिर भी टाइप 1 हम जरा सा हिंट करते हैं कि ये जनरली अचानक से डिटेक्ट होता है, राइट। ये अचानक से बढ़ता है, ये जनरली बच्चों में पाया जाता है, और इसमें लोग पतले होने शुरू हो जाते हैं, और ये 10% इसकी ऑकरेंस 10% है ओनली, राइट। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो ये एडल्ट्स में होता है, और ये काफ़ी एग्रेसिव होता है ना। और होता बहुत धीरे है, ग्रेजुअली होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, और इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होता है, प्लस इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम होता है। दोनों केसेस इसमें पाए गए हैं, और इसमें जनरली लोग मोटे होते चले जाते हैं, राइट। और इसमें ये केसेस 90% तक देखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और कुछ फैक्टर्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट।
तो जिसको हम फिक्स कर सकते हैं उसमें हम बात करते हैं। जैसे वेट मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अगर वेट आपका BMI इंडेक्स में अगर ज़्यादा है तो आप उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा ग्लूकोज को कंट्रोल करने में। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है एंड एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। आपकी एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी वो उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको शुगर कंट्रोल में, राइट ना। कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। जैसे एज एक फैक्टर है ना। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है तो वो डायबिटीज़ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, राइट। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस में है जिसमें आप यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट, राइट। फिर आपके क्लोज रिलेटिव से मम्मी या पापा को अगर डायबिटीज़ की शिकायत है या रही है कभी, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, राइट। फिर अगर आप जैसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर डायबिटीज़ के नंबर्स ज़्यादा पाए गए हैं, राइट। जैसे अमेरिका में डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा हैं, प्लस गिलास्कन में उसके वो कम होता है जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट। तो खैर इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा फैक्टर है जिसको सिंड्रोम X कहते हैं। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है ना। इस पे होता क्या है एक्चुअली, जब कोई लोग ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मोटापा जिनको होता है, उसके शरीर में इंसुलिन रेजिस्ट करने लगता है, बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट करने लगता है, राइट। और ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए और जो HLDL है बढ़ जाए, तो इसको सिंड्रोम X कहते हैं। और ऐसे लोगों को जो डायबिटीज की संभावना है वो काफी ज्यादा होती है, राइट। अब हम देखते हैं कि कुछ केसेस हैं, जैसे डायबिटीज कोई हो गया तो चलिए वो तो आप चेक करके पता कर सकते हैं कि आप डायबिटिक है, लेकिन प्री डायबिटिक होना भी एक खतरे की निशानी है, खतरे की घंटी है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो प्री डायबिटिक हैं वो 2-3 साल के अंदर में डायबिटिक में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। लगभग 25% इसका दर है। तो आइए हम देखते हैं कि प्री डायबिटिक स्टेज क्या है, कैसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ स्कोर चार्ट हम लोग देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप कहीं डायबिटिक की ओर तो नहीं जा रहे हैं, राइट। जैसे अगर आपकी एज 35 से 49 साल के बीच में है तो आप अपने आप को 20 मार्क्स दीजिए। 50 से ऊपर है तो 30 मार्क्स। इसको A मान लेते हैं, फैक्टर A। B फैक्टर मान लेते हैं अगर आपका वेस्ट साइज, कमर की चौड़ाई अगर 80 to 89 सेंटीमीटर है इन फीमेल्स तो 10 मार्क्स दीजिए, और 90 से ज्यादा है तो 20 मार्क्स दीजिए, राइट। अगर आप मेल हैं और 90 से 99 सेंटीमीटर आपका वेस्ट साइज है तो 10 मार्क्स, एंड उससे ज्यादा है तो 20 मार्क्स दीजिए, राइट। अब फिजिकल एक्टिविटी मान लीजिए अगर रेगुलर और विगरस, मतलब बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो यू कैन गिव, आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर रेगुलर और मॉडरेट, मतलब ना तो बहुत ज्यादा करते हैं ना कम करते हैं, बीच बीच में आपका एक्सरसाइज की इंटेंसिटी होती है तो आप 10 मार्क्स दीजिए। रेगुलर करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, जैसे आप वॉकिंग कर लिए, थोड़ा सा टहल लिए, है ना, इस तरह से उसको एक्सरसाइज अगर आप मानते हैं तो 20 मार्क्स दीजिए, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो यू शुड गिव 30 मार्क्स, ठीक है। फिर अगर फैमिली बैकग्राउंड देखें, अगर आपके एक पेरेंट को डायबिटिक की शिकायत रही है, डायबिटीज के पेशेंट है तो 10 मार्क्स दीजिए, और दोनों पेरेंट अगर मम्मी या पापा दोनों अगर डायबिटिक रहे हैं तो 20 मार्क्स दीजिए ना। ABCD इन चारों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका स्कोर 60 से अबव आता है तो आप हाई रिस्क एरिया में, आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है, कभी भी आप डायबिटिक हो सकते हैं ना। अब 30 से 50 के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क है, मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दीजिए, और अगर 30 से कम है तो नो नीड टू वरी, यू आर ओके ना। कुछ बायोकेमिकल टेस्ट्स हैं जो लैब में हम लोग कराते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक या नॉर्मल है, ठीक है।
तो एक टेस्ट होता है A1C टेस्ट जिसको कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, राइट। अगर इस टेस्ट में आपकी 6.5% से अबव है तो आप डायबिटिक हैं, और अगर 5.7 to 6.4 है तो आप प्री डायबिटिक हैं। ये समझना जरूरी है। देखिए डायबिटीज अगर हो गया है तो यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल द मेडिसिन्स एंड डॉक्टर्स, और जो भी आपको बताया जाए वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर प्री डायबिटिक है तो इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ, राइट। तो प्री डायबिटिक में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो जैसे आप प्री डायबिटिक होते हैं तो उसको रिवर्सल के लिए आपको एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए, राइट। फिर दूसरा है फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको बोलते हैं खाली पेट पे जो टेस्ट कराते हैं। अगर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आप डायबिटिक है, और 100 से 125 के बीच में है तो प्री डायबिटिक है, उससे नीचे कम है तो इट्स ओके। और अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसको GTT भी बोलते हैं, खाने के 2 घंटे के बाद जनरली लोग करते हैं, 200 से अगर ज्यादा है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है यू आर डायबिटिक, 140 199 है तो यू आर प्री डायबिटिक, और उससे नीचे है तो यू आर नॉर्मल। तो बेसिकली इसका मतलब मेरा कहने का यही था कि आप कहीं प्री डायबिटिक की कैटेगरी में तो नहीं एंटर कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है ना। अब देखते हैं कि प्री डायबिटिक कितना क्रॉनिकल है आज के डेट, क्रॉनिकल खतरनाक है आज के डेट में। देखिए मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर डिस्कवर हो रहे हैं प्री डायबिटिक के, है ना, जिसमें से 25% से ज्यादा, है ना, वो 3 से 5 साल के अंदर डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप समझ लीजिए 10 मिलियन केसेस, यानी कि 1 करोड़ लोग डायबिटिक के प्री डायबिटिक आ रहे हैं, और 2-3 साल में 25% कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यानी कि लगभग 25 लाख लोग कन्वर्ट हो रहे हैं हर साल, ऐड हो रहे हैं इसमें, है ना। तो ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है, इस पे आपको विचार भी करना चाहिए और प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए, राइट। अब एक प्रॉब्लम ये आप कह सकते हैं कि प्री डायबिटिक केसेस में कोई सिम्टम्स जनरली नहीं दिखते हैं हमें। कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको पॉलीफिजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ये 3 केसेस हम लोग देखते हैं, जिसमें इसका मतलब है ज्यादा पानी पीना यानी प्यास का लगना, ज्यादा भूख का लगना, और ज्यादा यूरिन रिलीज करना, राइट। तो ये कुछ केसेस हैं जो अगर आपके नॉर्मल से ज्यादा हो रहे हैं ये केसेस, तो आप अपने आप को मतलब आप टेस्ट करा सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में तो नहीं जा रहे, राइट। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है ना। डायबिटीज से क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इसमें आंखों मतलब ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, आंख का धुंधलापन होना, बहुत सारे आपने देखा होगा लोगों को कुछ दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है, ब्लर विजन हो जाता है। न्यूरोपैथी यानी कि सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदना जो है हमारे शरीर की वो कम होने लगती है ना। यू विल स्टॉप फीलिंग द सेंसिटिविटी ऑफ योर पार्ट्स, है ना। पैर में आपने देखा होगा चींटियां के चलने के जैसे फीलिंग आती, झंझनाहट, जिसको क्या कह सकते हैं आप, सुन्न होना कह सकते हैं। किडनी का फेलियर, स्किन अल्सर, गैंग्रीन मतलब घाव, हाथ पैर में चोट लगने के बाद वो सड़ने की स्थिति आ जाती है, दैट इज गैंग्रीन। और मूड डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा मूड का डिसऑर्डर होना, है ना। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है हार्ट इसके लाइक डायबिटीज के ना। सबसे ज्यादा जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस दैट इज हार्ट अटैक, राइट। जो भी शुगर पेशेंट होते हैं उसमें से 55% जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, वो उनकी संभावना बढ़ जाती है हार्ट अटैक की, राइट। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, पेरिफेरल आर्टरीज डिजीजेस है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, डायबिटिक फुट है, और बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ शुगर इन बीमारियों को इनवाइट करता है, ठीक है। अभी 3 चीजें अगर हम ध्यान रखें, लाइक A1C टेस्ट, जैसे मैंने बताया था ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, इसको अगर आप 7% से नीचे रखें, ब्लड प्रेशर 150/190 एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से नीचे अगर रहे तो आप शुगर में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है आपके शुगर डायबिटीज और रिवर्सल के लिए। फिर देखते हैं कुछ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करते हैं इसमें ना।
तो हम जानते हैं कि क्योर तो इसका है नहीं, शुगर का, डायबिटीज का, लेकिन हम लोग कुछ मेडिसिन्स लेते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ डाइट में परिवर्तन करते हैं, कुछ फूड सप्लीमेंट लेते हैं, कुछ लंबे समय तक दवाइयां लेते हैं ना। एक चीज जैसे कि मैंने बताया था कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक शरीर में रहता है। तो जितने लंबे समय तक ये बॉडी में रहेगा तो उसके लिए दवाइयां भी हमें उतने ही लंबे समय तक खानी पड़ेंगी, और दवाइयां कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट या उसका हमें साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा बॉडी में, राइट। तो इट्स लाइक टेकिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो कुछ ना कुछ ये नुकसान इसका ऑलवेज रहता है। फिर देखिए साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स के, है ना। देखिए हेडेक है, स्टोमक, पेट का खराब होना, उल्टी होना, स्किन में एलर्जी होना, कमजोरी होना, चक्कर लगना, चक्कर खा के गिरना, लीवर का डिजीज होना, कैंसर होना, वेट का बढ़ना, डायरिया, एनीमिया, उसके बाद रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, राइट। अभी क्या होता है कि जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में तो क्या होता है कि एक ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति उत्पन्न होती है। उसमें क्या होता है ना कि हमारा ब्लड, हमारे जो बोन्स है उसकी डेंसिटी कम होने लगती है, राइट। उसके बाद फिर किडनी का फंक्शन कम करना, किडनी काम करना बंद कर देता है। उसके बाद फिर कुछ चीजें हैं जिसको हम अवॉइड करके अपने शुगर में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, राइट। जैसे कुछ चीजें, जैसे पहला चीज है साल्ट, चीनी कम खाना, नमक को कम करना, स्पाइसी फूड कम खाना, सैचुरेटेड फैट कम कर दीजिए, राइट। जैसे तली हुई चीजें कम खाइए, स्मोकिंग कम करिए। फिर है सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन वेरी मतलब हाई लेवल ऑफ शुगर, है ना, बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा उसमें होती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस को कम करिए, और स्मोकिंग अगर करते हैं तो उसको तुरंत कम करिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज करिए, हेवी एक्सरसाइज करिए, और अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम करिए, राइट। अब कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। क्या क्या है वो? अच्छा खाना खा सकते हैं, एक्टिविटी को बढ़ाइए, ज्यादा एक्सरसाइज करिए। अगर आप काम भी कर रहे हैं तो कुछ इंटरवल में आप रुकिए, थोड़ा सा टहलिए, बॉडी को स्ट्रेच करिए, फिर से काम करिए। बीपी, कोलेस्ट्रॉल को अंडर कंट्रोल रखिए, स्मोकिंग को तुरंत बंद करिए, और मधुनाशिनी लेना शुरू करिए, राइट। मधुनाशिनी एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसके बारे में बात करेंगे। हेल्दी फूड ऑर्गेनिक हो तो बहुत बढ़िया, ताजी सब्जियां और फल हमें लेना चाहिए, बहुत हेल्प कर सकता है। वेजिटेबल्स में हम क्या ले सकते हैं, फ्रूट्स में क्या ले सकते हैं, आइए देखते हैं। वेजिटेबल में आप ब्रोकली, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, कॉर्न है, और ग्रीन पीस, ये बहुत हेल्पफुल है आपके डायबिटीज को कम करने में। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं ऑरेंज, मेलन, सेब हो गया, केला हो गया, और अंगूर हो गया, ये सारी चीजें काम करती है। फिर से ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, सीरियल या ग्रेन्स भी ले सकते हैं। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एनर्जी को रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है, यानी कि डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा ये लंबा करता है ना। फिर हम ले सकते हैं सैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, फिर के ऑर्गेनिक होल ग्राम्स है, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है एक्सरसाइज का, है ना। हर डॉक्टर, आप कभी भी कहीं जाइए तो लोग एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, सुबह जल्दी उठिए, है ना। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट सारी बीमारियों में सुबह जल्दी उठना और एक्सरसाइज करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन डायबिटीज के केस में ये कैसे काम करता है वो देखते हैं हम। जैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को ट्रिगर करता है, राइट। जैसे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये बढ़ा देता है, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज जो है उसको कम कर देता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड में जो ब्लड का फ्लो है वेन्स में वो बहुत तेज हो जाता है, जिससे क्या होता है, छोटे मोटे ब्लॉकेजेस जो है वो निकल जाती हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत अच्छा काम करता है एक्सरसाइज। आप जिस दिन भी सनराइज से पहले उठिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, योगा वगैरह करिए, और तो यू विल फील कि पूरा दिन थोड़ा सा अच्छा आप फील कर सकते हैं। बाकी
जो दिन है उसके कंपैरेटिव। बट अगर आप कभी लेट से उठते हैं तो यू विल फील डम फॉर होल डे, मतलब आपको थोड़ा सा मन उतना एक्टिव आप फील नहीं कर पाएंगे, राइट। फिर क्या है, आपके स्टेमिना को ये बढ़ाता है ना। एक्सरसाइज कितना करना चाहिए, है ना, तो एवरीडे कम से कम 25 मिनट जो है वो एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। खास करके अगर आप डायबिटिक हैं तो 25 मिनट से 1 मिनट कम नहीं, राइट। और 7 दिन 7 डेज अ वीक आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना। फिर अब देखते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हम क्या क्या ले सकते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए इन ऑर्गेनिक वे एंड विदाउट अफेक्टिंग योर बॉडी, बिना किसी साइड इफेक्ट के, है ना। तो हर्बल मधुनाशनी शुद्धि और त्वक आप ले सकते हैं। प्रोटीन और विटामिन आपको लेना चाहिए। ओमेगा फैटी 3 एसिड लेना चाहिए। सॉल्युबल फाइबर, गार्लिक, विटामिन डी एंड कैल्शियम, राइट। फिर से मैं बता देता हूँ, हर्बल मधुनाशनी शुद्धि और त्वक, प्रोटीन एंड विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सॉल्युबल फाइबर, गार्लिक, विटामिन डी एंड कैल्शियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब गार्लिक, लोग कहते हैं कि ये कैसे काम करेगा, तो गार्लिक में 3 कंपोनेंट होते हैं जो कि इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। जैसे उसे एलिसीन, एक कंपोनेंट तो एलिसीन है, दूसरा एलिप्रोफाइल डाइसल्फाइड कहते हैं, और तीसरा सेलिकल सेलेस्टीन सल्फोऑक्साइड। ये 3 कंपोनेंट ऐसे होते हैं गार्लिक में जो कि हार्मोन के सिक्रेशन को, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, है ना। और अब हम देखते हैं कि मधुनाशनी के बारे में जानते हैं। देखिए, ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, राइट, वो भी नेचुरल वे में, है ना। ये नॉर्मल पैंक्रियाटिक फंक्शन को सपोर्ट करता है ना, और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, लाइक जैसे गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये हेल्पफुल हो सकता है। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि फ्री रेडिकल को शरीर से निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है ना। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, एडिशनल बेनिफिट्स हैं। देखिए, ये मधुनाशनी शुद्धि और त्वक जो है ये शुगर कार्बी को कम करता है। मतलब शुगर पेशेंट को मीठी चीजें खाने की इच्छा ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट खाने की ज्यादा इच्छा होती है, क्योंकि ये बॉडी ऐसा सिग्नल देता है कि आपको ज्यादा शुगर की मात्रा चाहिए, क्योंकि सेल्स में शुगर पहुंच नहीं पाता। तो ये सेल्स जो है ब्रेन को सिग्नल देता है कि हमें और शुगर चाहिए, है ना। उसे ये नहीं पता कि ब्लड में ऑलरेडी शुगर है, सेल्स सिग्नल देते ब्रेन को कि और शुगर चाहिए। नाउ ब्रेन ये सिग्नल देता है बॉडी को कि और शुगर चाहिए, तो हमारी इच्छा बढ़ जाती है कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाने की। तो होता क्या है कि उस केस में जब हम शुगर खाना शुरू करते हैं तो डबल डैमेज करता है यार। ऑलरेडी हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर फ्लोट कर रहा है और हम बाहर से और कार्बोहाइड्रेट और शुगर रिच फूड खाते हैं, तो इसकी जो इच्छा है उसको खत्म कर देता है मधुनाशनी, है ना। आपको मीठा खाने की इच्छा कम होगी। फिर क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखेगा ये, है ना, ये कंट्रोल मतलब लो करके रखेगा। फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, है ना, इन नेचुरल वे, है ना। इट्स नॉट केमिकल और मेडिसिन की वो तुरंत असर करेगा, वो आपके जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करेगा, उसके थ्रू हेल्प करेगा इंसुलिन को बढ़ाने के लिए। फिर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करेगा और वेट लॉस में भी इसके रिजल्ट देखे गए, है ना। अब ये क्या है, क्यों लेना चाहिए मधुनाशनी, मैंने तो कुछ बताया। इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स भी कुछ है, जैसे कि ये हर्बल है ना, इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक हर्ब्स, है ना। कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं देखे गए आज तक, कोई साइड इफेक्ट हो भी नहीं सकता क्योंकि नेचुरल है। रेजिस्टेंस पैदा नहीं करता हमारे बॉडी में, है ना, ये आसानी से डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजों को हमारा बॉडी बहुत अच्छे से पहचानता है और उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लेकिन ये चीज जस्ट उल्टा हो जाता है केमिकल के केस में। हम सिंथेटिक मेडिसिन जब हम लेते हैं तो बॉडी उसको अपोज करता है, राइट, क्योंकि बॉडी इज नॉट बिल्ड टू कंज्यूम केमिकल्स, राइट। अब क्या होता है कि शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीरे कर देता है, इंटेस्टाइन में जो शुगर का एब्जॉर्प्शन उसको स्लो कर देता है। अब मीठी चीजें आपको मीठी नहीं लगेगी। यू कैन आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, जब व्हेन यू च्यू टैबलेट ऑफ मधुनाशनी, उसके बाद भी कुछ भी मीठा खाएंगे तो वोंट फील एनी टेस्ट
ऑफ स्वीटनेस, है ना, कोई भी स्वाद आपको महसूस नहीं आएगा। लेकिन बाकी चीजें यू कैन फील, आप तीखी चीजें खाएंगे आप फील कर पाएंगे, नमकीन चीजें खाएंगे यू कैन फील, लेकिन मीठी चीजें आप फील नहीं कर पाएंगे, राइट। ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं और ये ब्लड लिपिड को कंट्रोल करता है, राइट। अब प्रोटीन क्यों जरूरी है? देखिए प्रोटीन क्या है कि इसका अगर पर्सनलाइज प्रोटीन इंटेक किया जाए तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है डायबिटिक 2 को कंट्रोल करने में। देखिए ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये पाया गया है कि जो लोग भी प्रोटीन का सेवन ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल वे में प्रोटीन का सेवन ज्यादा कर रहे थे उनके डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित हुआ ये। फिर हमारा फैटी 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना। ओमेगा 3 क्या होता है, ये वेट को भी कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को भी कम करने में बहुत मदद करता है। और इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड, देखिए ये भी पाया गया है स्टडीज में कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। ये भी स्टडी इन अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिक न्यूट्रिशन में ये पाया गया है, ये इट्स प्रूवन, राइट। अब तीसरी चीज है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या है कि ऐसा फाइबर जो हमारे बॉडी में पूरी तरह से घुल मिल जाए। जैसे हम क्या होता है पानी, हम जैसे नॉर्मल फाइबर जो खाते हैं इसबगोल वगैरह जो खाते हैं वो आप देखेंगे कि जब पानी ठहरता है तो वो पानी ऊपरी सतह पे तैरता रहता है, और जब हम उसको अगर पिएंगे तो वो भी ऊपरी सतह पे रुक जाएगा, पानी अंदर चला जाएगा, ऊपर बॉडी में रहेगा, तो वो इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। तो फाइबर का मतलब सॉल्युबल फाइबर इसीलिए क्योंकि जब हम सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा और ये इंटेस्टाइन में जाके एक जेल फॉर्म क्रिएट करेगा, एक विस्कोसिटी क्रिएट करेगा, जिससे शुगर का डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाएगा, है ना। तो जिससे ब्लड में शुगर मेंटेन का लेवल जो है मेंटेन करने में बहुत मदद होती है। देखिए ये भी कहता है स्टडी एंड न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन शोज दैट टेकिंग एक्स्ट्रा सॉल्युबल फाइबर हेल्प्स इन कंट्रोल डायबिटीज। ये भी आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मल्टीविटामिन एंड मिनरल। देखिए कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में होती है तो उसका एक ही कारण है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि कोई एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिस की कमी हमारे बॉडी में लंबे समय तक होती रही, जिसके वजह से कोई एक सर्टेन ऑर्गन जो है वो काम नहीं कर पा रहा, राइट। हमारे हर ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, राइट। तो इसकी डिफिशियंसी विल लीड्स टू सम डिजीज इन योर बॉडी, है ना। तो इसके लिए भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है जिसको अगर रेगुलर मात्रा में लिया जाए, टाइम पे लिया जाए तो ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। जैसे बायोटीन, बायोटीन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। विटामिन सी जो प्रोटीन और शुगर को अटैच होने से बचाता है। फिर क्रोमियम है जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। फिर विटामिन ई है जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, राइट। फिर मैग्नीशियम है जो बीपी को लो करता है। विटामिन B6 है जो न्यूरोपैथी को रोकता है। न्यूरोपैथी बहुत खतरनाक चीज है जो डायबिटिक पेशेंट के साथ ये कॉमन देखा गया है ना। फिर विटामिन डी है जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को रोकता है। टाइप 2 में कहता है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना ये ज्यादा पाया गया है, तो इसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। और जिंक जो है वो इंसुलिन के एक्शन को इंप्रूव करता है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 2 डायबिटिक, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने दी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और किसी को भी आप जानते हैं जिसको डायबिटिक है या अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कॉल में आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको ये वीडियो भेज रहा है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट मोर डिटेल्स, राइट। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ और टिल देन